Hello guys, I again welcome you on my YouTube channel Law Business Guru, and today we will discuss about principles of management. This video is quite helpful for class 12 CBSE board students. So let us start with our topic. Basically ये एग्जाम में 6 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें से चांसेस है कि केस स्टडी आना चाहिए. अब डिस्कस करते हैं सर हेनरी फ्यूल कौन होता है. बेसिकली हेनरी फ्यूल का जन्म 1841 में हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था. और इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. इसने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? इसने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. तो आज बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की, डिवीजन ऑफ वर्क. सर डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांटना, और काम को बांटने से क्या आता है? स्पेशलाइजेशन. जैसे कि एक एग्जांपल है, डिस्कस करते हैं. अगर हम चार लोग हैं, हम चार लोग क्या करते हैं? फर्नीचर बनाते हैं. जहां पे भी जाएंगे हम फर्नीचर का काम करते हैं. उसमें से हमने काम को इस तरह से बांट रखा है कि गौरव सर लकड़ी कटिंग का काम करेंगे, वो सेकंड बंदा लकड़ी जोड़ने का काम करेगा, थर्ड बंदा उसको लैमिनेट्स यानी सरमाई का चिपकाने का काम करेगा, और चौथा बंदा फिनिशिंग देने का काम करेगा. तो हम जहां पे भी जाते हैं इस तरह से काम को बांट रखा है. अब अगर हम जहां पे भी जाएंगे काम को इस तरह से करेंगे और एक ही बंदा एक ही काम को रोज रोज करेगा तो क्या आ जाएगा? स्पेशलाइजेशन. मतलब मैं लकड़ी कटिंग करने में एक्सपर्ट हो जाऊंगा, वो सेकंड बंदा लकड़ी जोड़ने में एक्सपर्ट हो जाएगा, थर्ड बंदा लैमिनेट चिपकाने में एक्सपर्ट हो जाएगा, और फोर्थ बंदा उसको फिनिशिंग देने में एक्सपर्ट हो जाएगा. सेकंड बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की. सर यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? वर्कर को इंस्ट्रक्शन एक ही जना देगा. अगर वर्कर को इंस्ट्रक्शन दो जने देते हैं तो वर्कर कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसकी सुने. तो वर्कर को इंस्ट्रक्शन एक ही जना देगा यूनिटी ऑफ कमांड में, ताकि वर्कर कंफ्यूज नहीं होगा. अब बात करते हैं सर इक्विटी की. इक्विटी का मतलब क्या होता है? कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. मैं तो बोलता हूं मैं तो लड़कियों को ही पढ़ाऊंगा, लड़कों को नहीं पढ़ाऊंगा. तो सर यार ये तो आप भेदभाव करते हो, छोरे बोलते हैं. मैंने कहा टोटल मैं फीस 7,000 रुपए लेता हूं, लड़कियों की फीस 5 जरी लूंगा और छोरों से 7,000 रुपए लूंगा. नहीं यार सर, ये छोरे बोलते हैं सर यार ये तो आप भेदभाव करो, तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये बोलता है कि हर चीज अपनी व्यवस्थित जगह होनी चाहिए, अपनी प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए. आज अपने घर पे मम्मी प्रॉपर अलमीरा में सारी चीजें व्यवस्थित रखती है. जैसे कि अगर मान लो अपना पूरा घर पे पूरा व्यवस्थित फर्नीचर बना हुआ है, तो बाहर जाने के कपड़े मम्मी एक रैक में रखेगी, स्वेटर जैकेट है तो एक रैक में रखेगी, और रोज के कपड़े एक रैक में रखेगी. तो हर चीज व्यवस्थित जगह पड़ी रहेगी, तो अपने को वही चीज ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट होगा. आप लोगों के स्कूल में स्टाफ रूम होता है. स्टाफ रूम में बेसिकली अपना पूरा कैबिन बना होता है सारे टीचर्स के लिए कि ये अकाउंट्स वाले यहाँ बैठेंगे, इको वाले यहाँ बैठेंगे, बिजनेस वाले यहाँ बैठेंगे, इंग्लिश वाले यहाँ बैठेंगे. इस तरह से पूरा कैबिन बना हुआ है. तो सर हर टीचर का अपना अपना कैबिन है, तो वहां जाके बैठते हैं, वहां अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं. तो कभी भी कोई चीज ढूंढनी होगी तो अपने को सीधा उस कैबिन में गए और चीज लेके आ जाएंगे. लेकिन अगर वहां कैबिन नहीं होता, नॉर्मल स्टाफ रूम होता है जहां सारे टीचर्स बैठते, तो कोई भी चीज ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट हो सकता था. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन. सर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है? सर जो भी अपने यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको बराबर रेम्यूनरेशन, बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए. अगर आप उसको तनख्वाह नहीं दोगे तो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, और वही अगर तनख्वाह अच्छे से दोगे तो नौकरी करना पसंद करेगा और मोटिवेशन से अच्छे से काम करेगा. नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब होता है पहला कदम. सर मतलब वर्कर टॉप लेवल कुछ प्लानिंग कर रहा है तो वर्कर से सजेशंस लेगा, वर्कर्स को इनिशिएटिव लेने का मौका देगा. तुम बताओ किस तरह से क्या करना चाहिए, सेल कैसे बढ़ानी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना चाहिए, तो वर्कर भी मोटिवेट होंगे. नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन. सर डिसिप्लिन का मतलब होता है अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स रेगुलेशन से काम को लेकर तो वो प्रॉपर अपने को फॉलो करने, और वो सर वर्कर्स को भी फॉलो करने और मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है. नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सर सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहां पे सारी पावर नरेंद्र मोदी के हाथ में. अगर मान लीजिए सेंट्रलाइजेशन में, सेंट्रलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है सारी पावर अगर टॉप लेवल के हाथ में, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. जैसे कि अपने पास बीजेपी में सारी पावर नरेंद्र मोदी के हाथ में, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. और नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन करना पावर का हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे. नरेंद्र मोदी ने सारा काम सब चीफ मिनिस्टर को बांट दिया, इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन. अब बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी. बेसिकली अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है, पहले बात कर लेते हैं रिस्पांसिबिलिटी की. रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन टू दी परफॉर्म असाइन टास्क, की जो आपको जो टास्क दिया है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको काम को कंप्लीट करें. और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन. अगर मैं उसको रिस्पांसिबिलिटी दे रहा हूं तो मैं उसको काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी दूंगा. और हमेशा रिस्पांसिबिलिटी कहां फ्लो करती है? अपवर्ड फ्लो करती है, और अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड. अब बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की. सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बेसिकली मतलब होता है वन यूनिट वन प्लान. ऑर्गेनाइजेशन में जितने वर्कर्स है, जितने एम्प्लॉइज है, जो मैनेजमेंट है और जितने अपना ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वगैरह सब है, इन सबको एक ही डायरेक्शन में चलना है टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल. नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन. सर जो भी वर्कर को आप अपॉइंट करें उसका टेन्योर फिक्स होना चाहिए. आप उसके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर टर्मिनेशन ना करें. बेसिकली अपने यहाँ क्या होता है, जैसे जो जिला कलेक्टर वगैरह होते हैं, डीएसपी डीजीपी होते हैं, तो इनका गवर्नमेंट क्या फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर देती है, तो बेचारे वो शहर को अच्छे से समझ नहीं पाते, उससे पहले तो उनका ट्रांसफर हो जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर उसको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करोगे तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी घट सकती है. अब बात करते हैं एस्पिरिटी कॉप्स. सर ये एस्पिरिटी कॉप्स का मतलब होता है मिलजुल के काम करना, तालमेल बिठा के काम करना, आई की जगह वी लेके आओ. जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 100 एम्प्लॉइज 100 यूनिट्स बनाने और 10 एम्प्लॉइज है, तो 10-10 यूनिट सबको दे दिया, और 2 एम्प्लॉय हो गए बीमार तो होकर चले गए. तो एक्चुअल में बने कितने 80 यूनिट बने नहीं, लेकिन एस्पिरिटी कॉप से बोलता है आई की जगह वी लेके और सब मिलजुल के काम कर लो. तो 2 एम्प्लॉय जो चले
चले गए ना, उनका काम भी वो 8 एम्प्लॉइज जो बचे हुए हैं वो कर लेंगे। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आपको सर इंडिविजुअल के हित में काम नहीं करना है, जनरल इंटरेस्ट में काम करना है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है वो करना है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूं, कंपनी ने मुझे सारी पावर दे रखी है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप मार्केट में जिसको भी देना है आप दे सकते हो। तो सर मेरे पास 3-4 जन आए कॉन्ट्रैक्ट लेके, उसमें एक मेरा रिश्तेदार था, तो मुझे ऐसा नहीं कि रिश्तेदार है उसे पैसे खा के मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देना है, नहीं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट उसको देना है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट कम लगती हो, अच्छी क्वालिटी का माल मिलता हो। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन ये बोलता है कि आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर फ्लो में बात करनी है, चेन कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो प्रॉपर चेन में चलना चाहिए। जैसे कि एक स्केलर चेन में कंसेप्ट मैंने ऊपर डायग्राम बना रखा है, ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए डी को कुछ बात ई से करनी तो डी वापस सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा और फिर ए वापस आगे बात करेगा ई से। तो सर मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उस केस में क्या करेंगे, इसमें तो टाइम लग जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन के केस में अपन सेम लेवल्स के बीच में गैंगप्लैंक बना सकते हैं। तो सर अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।